मैं दीपक कुमार बक्सर बिहार से बिहार ज्ञान श्रृंखला में मेरे साथ सुदर्शन जी छपरा से, जीतू जी चेन्नई से, सुधाकर जी हाजीपुर से, अशोक जी धनबाद से और साक्षी जी हाजीपुर से बिहार समान ज्ञान की जानकारी अपनी आवाज में आपको बताएंगे। आपको उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनना है और आखिरी में आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे जो इनकी बताई गई बातों में उत्तर छिपा होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कुल प्रश्नों के उत्तर बताने हैं और आज का उत्तर बिहार ज्ञान की अगली श्रृंखला के लास्ट में बता दिए जाएंगे। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना के बावजूद बिहार का क्षेत्र अफगानों के ही नियंत्रण में रहा। ताज खां करारानी के नेतृत्व में यहाँ एक नए अफगान राज्य का गठन हुआ। उसके बाद सुलेमान खां ने अपने शासनकाल 1565 से 72 ईस्वी में राज्य का विस्तार किया। उसने अकबर के प्रति समान पूर्व व्यवहार से उसे संतुष्ट रखा, परंतु उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने अपने शासनकाल में अहंकारी आचरण अपनाया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए अकबर ने उसे दंडित करने के उद्देश्य से 1574 ईस्वी में उसके राज्य पर आक्रमण किया। दाऊद खां करारानी बिहार का अंतिम अफगान शासक था। 1580 ईस्वी के आसपास बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अथवा प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश यानी कि छोटा नागपुर खोखरा देश यानी छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। आगे की जानकारी सुदर्शन जी छपरा से देंगे। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से बिहार सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि दीपक जी द्वारा बताया गया, बिहार और मुगल साम्राज्य जहांगीर के शासनकाल आदि के बारे में, इसके आगे की जानकारी मेरे द्वारा सुने। मुगल काल में बिहार के प्रशासन को विशेष महत्व दिया गया था। सन 1621 ईस्वी में जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार में प्रांतपति नियुक्त किया। शाहजहां ने परवेज के अधिकारियों से बिहार का क्षेत्र छीन लिया, परंतु उसका विद्रोह बहुत जल्द ही दबा दिया गया। औरंगजेब ने अपने पौत्र को राजकुमार अमीज को 1702 में सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अमीब ने पटना का नाम अमीजाबाद रखा और इसका पुनर्निर्माण कराया। औरंगजेब के कार्यकाल में विद्रोह आदि होते रहे, लेकिन बिहार में शांति बनी रही। औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहादुर शाह 1702 से 1712 तक शासन किए। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। उसके बाद कारूख खसियर मुगल साम्राज्य का वह पहला व्यक्ति था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। 18वीं शताब्दी के संत दरिया साहब थे। उन पर कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव था। विद्या तथा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की प्रधानता बनी रही। फारसी शिक्षा पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर आदि थे। यहाँ सभी फारसी शिक्षा के केंद्र बने थे। बिहार में मध्यकालीन स्थापत्य काल के अनेक उदाहरण बिखरे पड़े हैं। बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम का मकबरा, सहसाराम में शेर शाह का मकबरा तथा मनेर में शाह दौलत का मकबरा उल्लेखनीय है। 1545 में निर्मित शेहसर का मकबरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब आगे की जानकारी आपको जीतू जी चेन्नई से देंगी। धन्यवाद। मैं जीतू कुमारी चेन्नई से। अभी आपको सुदर्शन जी ने बताया बिहार मुगल प्रशासन, औरंगजेब की मृत्यु इत्यादि के बारे में। आगे की जानकारी। 13वीं शताब्दी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे। इनमें चिश्ती, कादरी, सुहरावर्दी, मदारी और फिरदौसी सिलसिले शामिल थे, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रियता फिरदौसी को मिला।
समन्वयवादी परंपरा के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि 18वीं शताब्दी के संत दरिया साहब थे। विद्या और शिक्षा के केंद्र के रूप में बिहार की प्रधानता बनी रही। पर्वतीय मुगल शैली पर आधारित पटना सिटी में स्थित नवाब हैयत जंग का मकबरा भी अपनी सुंदर जालियों के लिए उल्लेखनीय है। इसका निर्माण 1748 के आसपास हुआ, जब बिहार पर बंगाल के नवाबों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां ने मुगल सम्राट को नजराना देना बंद कर दिया। औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह के शासक की समाप्ति राजकुमार आजिम ने किया, जो अभी भी बिहार में था, जिसे अजीम उस शान की उपाधि भी प्राप्त थी। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में हुआ था। उसके बाद उसने आगरा के समीप जहादर शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार किया। 1734 से 1740 तक नवाब अली वर्द खां आजिमाबाद में नवाब रहा। 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में अराजकता फैल गई। इस क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह होने लगे। मराठों ने भी लूट मार मचाई। अली वर्दी ने परिस्थिति को संभालने के लिए जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उप नवाब बनाया। हैबत जंग ने कुछ समय तक अफगानों पर नियंत्रण किया, मगर 1748 में अफगानों ने उसका भी वध कर दिया। अली वर्दी के मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग के प्रश्न पर अंग्रेज से उसका संघर्ष हुआ। इसकी परिणति जून 1757 में पलासी की लड़ाई में हुई। सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बाद में मारा गया। उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना और पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष आरंभ हुआ। आगे की जानकारी सुधाकर जी देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि जीतू जी ने पीछे बताया, आगे की बात मैं बताता हूँ। मुगल साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप उत्तरी भारत में अराजकता फैल गई। बिहार का क्षेत्र भी अप्रभावित नहीं रहा। इस क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह होने लगे। मराठों ने यहाँ लूटपाट मचाई। अली वर्दी खां ने परिस्थिति को संभालने के लिए उपाय किए। उसने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उपनवाब बनाया। हैबत जंग ने अफगानों पर कुछ समय के लिए अंकुश लगाया, मगर 1748 में अफगानों ने उसका वध कर दिया। 1751 में उसने मराठों को भी फतुहा के समीप युद्ध में पराजित कर उनका विद्रोह शांत किया। मराठों ने उससे उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र छीन लिए। उसके मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज़ों से उसका युद्ध हुआ। इसकी परिणति जून 1757 में पलासी की लड़ाई में हुई। सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बाद में मारा गया। उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब हुआ और पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष आरंभ हुआ। बिहार में सिख मध्यकालीन बिहार से सिखों का गहरा संबंध रहा है। अंतिम गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान के रूप में पटना सिखों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस क्षेत्र में सिख धर्म का संबंध और भी पुराना है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव बिहार के क्षेत्र में यात्रा करने की चर्चा सिखों की अनुश्रुतियों में मिलती है। गुरु ने इन क्षेत्र में धर्म प्रचार भी किया और शिष्य भी बनाए। पुनः सिखों ने 9वें गुरु श्री तेग बहादुर का बिहार में आगमन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सासाराम और गया से होते हुए पटना आए। उस समय तक पटना में अनेक सिख थे। गुरु के अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरु के पटना निवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्हें सम्राट और औरंगजेब की राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। लगभग छोड़कर अपने पिता के आदेश पर लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बाल गुरु पटना का नगर छोड़कर अपने पिता के आदेश पर पंजाब में आनंदपुर चले गए। आगे चलकर गुरु ने मनसद व्यवस्था का अंत भी कर दिया। धन्यवाद। बिहार में सिख
मध्यकालीन बिहार से सिखों का गहरा संबंध रहा है। अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म स्थान के रूप में पटना सिखों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस क्षेत्र से सिख धर्म का संबंध और भी पुराना है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव द्वारा बिहार के क्षेत्र में यात्रा करने की चर्चा सिखों की अनुश्रुतियों में मिलती है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा उनकी जीवनी लिखने वाले अनेक विद्वानों ने की है। गुरु ने इन क्षेत्रों में धर्म प्रचार भी किया और शिष्य बनाए। पुनः सिखों के नवें गुरु श्री तेज बहादुर का बिहार में आगमन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। वे सहसराम और गया होते हुए पटना आए। उस समय तक पटना में अनेक सिख थे और गुरु के अनुयायियों ने उनका भव्य स्वागत किया। गुरु के पटना निवास के दिनों में ही उन्हें आसाम की ओर प्रस्थान करना पड़ा, जहां और सम्राट औरंगजेब के राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। पटना के प्रस्थान के समय वह अपनी पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपाल चंद्र के संरक्षण में छोड़ दिया, क्योंकि वह मां बनने वाली थी। यही पटना में 26 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बाल गुरु पटना का नगर छोड़कर अपने पिता के आदर्श पर पंजाब में आनंदपुर चले गए। गुरु पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने मनसद धार्मिक प्रतिनिधि बिहार के क्षेत्र में आगे भेजे। आगे चलकर गुरु ने मनसद व्यवस्था का अंत कर दिया। 1708 में गुरु के निधन के बाद उनकी पत्नी माता साहिबा देवी के प्रति बिहार के सिखों की भक्ति और श्रद्धा बनी। 1717 से 1730 के बीच इन अनुयायियों ने उनकी सेवा और धन और अन्य सहयोग सामग्री की नियमित व्यवस्था की। पल वंश मध्यकालीन बिहार के जनजातीय राज्य। पल वंश के पतन के काल में बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता आई, उसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्र में जनजातीय राजाओं की शक्ति बढ़ी। सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में खरवार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य बिहार में भार एवं शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू, वर्तमान झारखंड के क्षेत्र में चेरो शासक। ऐसी स्थानीय शासकों में अधिक मुजफ्फरपुर के क्षेत्र पर अधिकार मिल चुका था। उनके द्वारा मुस्लिम सूफी संतों पर अत्याचार करने के साक्ष्य मिले हैं। इसी धर्मांतपूर्ण आचरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया में चेरो शासकों पर तुर्कों ने सैनिक कार्रवाई आरंभ की। बिहार के तुर्क प्रशासक मलिक इब्राहिम बया ने उनकी शक्ति को कमजोर किया, मगर वैरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन 16वीं शताब्दी में भोजपुर के उज्जैनिया प्रधानों के विरुद्ध संघर्ष का फलस्वरूप है। इसके पूर्व शेर शाह ने भी चेरो जनजाति के विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे। 1624 में शाइस्ता खां और 1660 में दाऊद खां द्वारा भी बिहार के पश्चिम क्षेत्रों में सैनिक अभियान हुए, जिनके परिणाम स्वरूप चेरो और उज्जैनियों शासकों की शक्ति छीन पड़ी। छोटा नागपुर क्षेत्र में भी मुगल काल में बिहार के आंशिक रूप से शामिल रहा। इस क्षेत्र में बाहर से आने वाले नए लोगों के बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस तरह मुगल काल तक इससे तीनों भौगोलिक इकाइयां, गंगा के उत्तर का क्षेत्र, गंगा के दक्षिण का मैदान भाग और दक्षिण में स्थित क्षेत्र एक भौगोलिक एवं राजनीतिक इकाई में परिवर्तित हो गए। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में प्रशासनिक एकीकरण में शीघ्रता आई। धन्यवाद। मैं साक्षी पीछे बताए गए सभी तथ्यों से संबंधित कुछ बोलने जा रही हूँ। कृपया आप ध्यान से सुने और मेरा आंसर कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 1, नए अफगान राज्य का गठन किसके नेतृत्व में किया गया?
प्रश्न संख्या 2, अकबर ने सुलेमान खान को दंडित करने के उद्देश्य से किनके राज्य पर कब आक्रमण किए? प्रश्न संख्या 3, बिहार को मुगल साम्राज्य का दर्जा कब दिया गया? प्रश्न संख्या 4, औरंगजेब ने अपने पद को अपने पुत्र राजकुमार अजीम को कब नियुक्त किए? प्रश्न संख्या 5, पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 6, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसका शासक कौन बना? प्रश्न संख्या 7, फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? प्रश्न संख्या 8, इब्राहिम के मकबरा का प्रत्यक्ष प्रेरणा किनके मकबरा से लिया गया? प्रश्न संख्या 9, औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? प्रश्न संख्या 10, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 11, जहादार शाह को पराजित कर मुगलों को सिंहासन का अधिकार किसने किया? प्रश्न संख्या 12, सिख के अंतिम गुरु कौन थे? प्रश्न संख्या 13, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? प्रश्न संख्या 14, चेरे जनजाति द्वारा 12वीं शताब्दी में किन किन जिला को चयनित किया गया? प्रश्न संख्या 15, पुर्तगाली अपना व्यापार का सामान समुद्र से आर पार किस प्रकार करता था? धन्यवाद।